बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का क्या फैसला है और क्या तीन अहम निकात हैं, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे और इसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। और फिर इमरान खान की एक अहम शख्सियत से ज़मान पाक लाहौर में मुलाकात हुई है और ये शख्सियत जो है वो GHQ की क्या नुमाइंदा थी, क्या पैगाम लेकर आए, मामलात क्या दुरुस्त समत पे जा रहे हैं और आइंदा 15 रोज के अंदर पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, ये पैगाम क्या है, इसकी कहानी भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर राना सनाउल्लाह ने ज़मान पाक के हवाले से जो बातें क्लेम की हैं, इसमें कितनी सदाकत है और इस क्लेम के बाद अब हिकमत अमली क्या तय की जाएगी। राय साहब, कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और इस इजलास के अंदर फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के फैसले की जो है वो तायीद की गई है। और इसमें यह भी कहा गया इलामिये में कि 9 मई कौमी सतह पर यौम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। सियासी इख्तलाफात को महाजराई की बजाय जमहूरी अक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर भी जोर दिया गया। यानी चलें राय साहब, एक इन्होंने रास्ता तो ज़रूर रखा है कि कौमी मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। ये भी आज की हमारी नशिस्त का एक बुनियादी सवाल है। और फौजी तनसीबात मकामात पर हमला करने वालों से कोई रायत नहीं होगी। मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तशद्दुद और शरपसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी। ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए जलाओ, घेराव और फौजी तनसीबात पर हमलों की मजम्मत। और कहा गया कि फौजी तनसीबात और अवामी अमलाक की हुर्मत की खिलाफ वर्जी भी बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। और 9 मई के यौम स्याह में मुलव्विस अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल पसंदों, मनसूबा साजों, इश्तियाल पर उकसाने वालों को कटहरे में लाने और सहूलतकारी के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके इंसाफ के कटहरे में लाने के फैसले की भी तायीद की गई। कमेटी ने सोशल मीडिया कवायद और ज़वाबित के सख्ती से नफाज को यकीनी बनाने की हदायत की और कहा कि बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली सहूलतकारी से किए गए प्रोपेगेंडे का सद्देबाब किया जाएगा और प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी इत्तेहाद और यगानगत और दुश्मन कुव्वतों की अदम इस्तेहकाम की पॉलिसियों की वजह से बढ़ते पेचीदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में कौमी इत्तेहाद और यगानगत पर भी जोर दिया गया है। और फिर राय साहब, जो हालात इस मुल्क के अंदर हैं, एक तो सवाल मेरा ये है कि कौमी मफाद के ऊपर मुज़ाकरात की बात की गई है और फिर सोशल मीडिया क्रैकडाउन का भी जिक्र किया गया है। राय साहब, कौमी सलामती कमेटी में इससे पहले हमने कोई ऐसी रवायत नहीं देखी। शहबाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया और वो खिताब भी लाइव दिखाया गया। सियासी मामलात जो हैं उनको उजागर किया गया है, क्या ये कहना दुरुस्त होगा? और फिर जो कुछ इस सब मुल्क के अंदर हो रहा है, मैं और आप और हमारे सुनने वाले हमसे इत्तेफाक करेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए ठीक तो नहीं है। सियासी जमातें जो हैं उन्होंने इदारों को भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इदारों को कंट्रोवर्शियल बनाने में PDM का हाथ है। क्योंकि अगर ये इतने नजरियाती होते ना और इनकी माजी की स्टेटमेंट्स हमारे सामने ना मौजूद हो तो राय साहब मैं ये बात ना कहता, लेकिन PDM ने अफवाज पाकिस्तान को भी कंट्रोवर्शियल बना दिया और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से जो बातें हो रही हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठकर राय साहब दिल खून के आंसू होता है, इसलिए कि ये मुल्क हमारा है, ये अफवाज हमारी हैं, ये पाकिस्तान हमारा है। लेकिन ये PDM जिसके लिए इक़्तिदार में आना बहुत ही ज़रूरी है। आपको याद होगा राय साहब, आपने कई दफ़ा ये बात कही कि मरियम नवाज ने किस किस्म के नारे लगवाए, नवाज शरीफ ने किस किस्म की बातें कही। आज उन्हीं के बरादर जो हैं वो बैठकर कौमी सलामती कमेटी में कौमी सलामती के अमूर पर जो है वो बातें कर रहे हैं। तो ये कौमी सलामती कमेटी का जो आज का बयानिया था यानी एलामिया था, राय साहब आप किस तरह देख रहे हैं हालात को? और PDM की जो सियासत है उसने एक बार फिर मुल्क को मुश्किलात में खड़ा कर दिया है।
हाशमी साहब, इसके अंदर दो बड़ी खबरें छुपी हैं। एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास है, ये कोई सिर्फ फौजी फोरम नहीं है कि यहाँ से जो एलामिया आएगा उसको कोई फौजी एलामिया समझा जाएगा। ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये फॉर्मेशन कमांडर्स की कोई कॉन्फ्रेंस नहीं है। ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है जो कि सिविल और अस्करी क़यादत का एक फोरम है। इस इजलास में आर्मी चीफ के अलावा, यानी सिर्फ आर्मी के ऑफिशियल नहीं होते बल्कि एयर चीफ भी इस इजलास में शरीक होते हैं। ऐसे ही नेवल चीफ भी इस इजलास में मौजूद होते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी इस इजलास में शिरकत करते हैं। डीजी आईएसआई भी इसी इजलास में शिरकत करते हैं। और फिर जो दीगर आपकी एजेंसीज होती हैं, यानी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो, तो अगर ज़रूरत पड़े तो उनको भी बुला लिया जाता है। इसी तरह कभी कभार अगर सूबों से रिलेटेड मैटर्स हों तो फिर वज़राए आला को भी मदऊ कर लिया जाता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में। अब इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के एलामिये के जो दो तीन नुकात हैं वो बड़े अहम हैं। एक तरह से आप ये समझ लें कि शहबाज शरीफ को इनकार भी कर दिया गया। शहबाज शरीफ तो ये चाहते थे कि फौज की जानिब से एक सख्त किस्म का स्टेटमेंट जो है वो बराह रास्त इमरान खान साहब के खिलाफ आए। अब इसके अंदर ये तो कहा गया कि GHQ पर जिन लोगों ने एहतजाज किया उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बहुत सी गिरफ्तारियां भी की गई। लाहौर के कोर कमांडर हाउस के ऊपर जो हमला हुआ या जो एहतजाज हुआ, जिसकी इमरान खान साहब ने मजम्मत की और बाद में एक वीडियो भी वायरल हो गई कि जिसमें यास्मीन राशिद अपने लोगों को और PTI के लोगों को मना कर रही हैं कि यहाँ पर किसी किस्म की आपने इश्ताल पसंदी नहीं करनी। तो इसका मतलब यह है कि प्लान तो नहीं था कि GHQ पर एहतजाज होगा और कोर कमांडर हाउस लाहौर पर एहतजाज होगा। अब इमरान खान साहब ने भी पहली मर्तबा जवाब दिया है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि उसका जो एलामिया जारी किया गया था उसमें मुमकिना तौर पर तासुर यह था कि ये जो लाहौर के कोर कमांडर हाउस में हुआ और जो कुछ GHQ में हुआ, इसमें PTI की सियासी क़यादत के कुछ लोग मुलव्विस हैं। उनकी हदायत थी, उनकी हदायत पर ये जो आम लोग हैं ये GHQ पहुंच गए और लाहौर के कोर कमांडर हाउस में चले गए। अगरचे इसको पहले डिसऑन किया गया था। अब इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा शवाहिद मौजूद हैं जो कि हम हर अदालती फोरम पर, हर कानूनी फोरम पर रख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो एक पुरअमन एहतजाज था, इस एहतजाज के दौरान एजेंसीज के कुछ लोगों को और पुलिस के कुछ लोगों को घुसाया गया। खान साहब ने कहा कि IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने दो अलग अलग स्क्वाड बनाने थे। इन दोनों स्क्वाड्स के ज़रिए पुरअमन मुजाहिरीन के दरमियान इनको घुसा कर पुरअमन मुजाहिरीन को इश्तिहाल भी दिलाना था, फिर किसी एक आध जगह पे आग लगानी थी। और फिर जाहिर है कि जब इतने बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हों तो फिर वो जज्बाती भी हो जाते हैं। बाहर के शहरों से उनको खबरें नहीं मिल रही होती। इस मरतबा तो आपको पता है कि तमाम इन्होंने कम्युनिकेशन के जो ज़राए हैं उसको डिसकनेक्ट कर दिया था। YouTube डाउन कर दी, ट्विटर और फेसबुक को भी डाउन कर दिया इमरान खान साहब के खौफ की वजह से। तो अब ये जो पूरी सिचुएशन बनी है जिसमें यह कहा गया है कि GHQ के ऊपर एहतजाज और इसी तरह लाहौर के कोर कमांडर हाउस के ऊपर एहतजाज, तो इसमें इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि हम हर तरह से इस तहकीकात के अमल में शामिल होने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ये शवाहिद हैं कि एजेंसीज के लोग जो हैं वो लोगों के अंदर घुस कर एक इश्ताल अंगेज सूरत हाल पैदा कर रहे थे और ये शवाहिद हम पेश करने के लिए भी तैयार हैं। तो एक तो इमरान खान साहब ने ये बहुत क्लैरिटी के साथ बता दिया। दूसरा, हाशमी साहब, जिस कमरे में, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस के जिस कमरे में ये कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, या आप कह लें कि जिस हॉल में होता है, यहाँ से सिर्फ 40 गज दूर है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर तो ये फैसला किया गया कि GHQ का तकद्दुस पामाल हुआ, कोर कमांडर लाहौर हाउस का तकद्दुस पामाल हुआ। लेकिन ये जो यहाँ से 20-25 गज दूर इमारत है, यानी एक गेट तकरीबन 40 गज और पहला गेट जो है वो 25 गज दूर, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अंसारुल इस्लाम के जत्थों ने जो गेट था, यानी जो मरकजी गेट था सुप्रीम कोर्ट के जाने की जानिब, जो गेट सरीना चौक पर नस्ब किया गया था कि कहीं कोई दहशतगर्द खुदा न खास्ता दाखिल ना हो जाए, उस गेट को तोड़ा अंसारुल इस्लाम के जत्थों ने। अंसारुल इस्लाम के जत्थे रेड जोन पर पहुंच गए, पूरा उन्होंने रेड जोन को टेक ओवर कर लिया। अब इसमें सबसे अहम बात यह हाशमी साहब कि रेड जोन में ये नहीं है कि सिर्फ आपकी हसास पाकिस्तानी इमारतें हैं,
यानी ये नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, पार्लियामेंट है, ऐवान सदर है, पाक सेक्रेटेरिएट है, बल्कि इसी रेड जोन में तमाम जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं वो भी कायम हैं, तकरीबन तमाम गैर मुल्की सफारत खाने कुछ के सिवा। और यहाँ पर बैठकर केबल्स भेजे जाते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से अपने अपने दारुल हुकूमतों में। तो वहाँ पर क्या इंप्रेशन बना होगा कि किस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। सिक्योरिटी के पूरे निज़ाम को तहस नहस कर दिया गया, वरना रेड जोन में अगर आप सहाफ़ी नहीं है तो आम शख्स परिंदा नहीं मार सकता। सिर्फ सहाफ़ी अपना कार्ड दिखाकर, अपना तारुफ करके कि मैं एक असाइनमेंट पर हूँ, तब आप रेड जोन जा सकते हैं। आम आदमी तो परिंदा नहीं मार सकता। अब यहाँ पर फजलुर रहमान ने जो बातें की और एक वीडियो जो चीफ जस्टिस के हवाले से वायरल हुई है, मैं वो अल्फाज दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं लोगों तक हकायक पहुँचाने के लिए मुझे वो अल्फाज बोलने पड़ेंगे। यहाँ से एक वीडियो वायरल हुई, PMLN के लोग थे, उन्होंने ये नारे लगाए कि चीफ जस्टिस कुत्ता कुत्ता। आप अंदाज़ा कर लें। उसके बाद मियाँ दाऊद, ये जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जिन्होंने रेफरेंस दायर किया नून लीग की ख्वाहिश पर या PDM की ख्वाहिश पर, जो कि इमरान खान साहब पर कातलाना हमला करने वाले मुजरिम के वकील भी हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ कुत्ता कुत्ता के नारे लगे हैं। और चीफ जस्टिस ने असल में खुद को साकिब निसार साबित कर दिया। यानी एक तरह से नून लीग के ये जो लीडर हैं, जो कि नून लीग के लीडर ही कंसिडर किए जाते हैं, इन्होंने जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट को ताने मारकर उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की ताकि वो पीछे चले जाएं। उसके बाद हाशमी साहब, फजलुर रहमान ने जो कुछ किया आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं चलाया। फजलुर रहमान ने अपनी तकरीर के एक हिस्से में यह कहा कि हम अब सुप्रीम कोर्ट से हाथ से लड़ेंगे, मुक्कों से लड़ेंगे, हम 3-4 का 4-3 का फैसला मानेंगे, 3-0 का फैसला नहीं मानेंगे। और फिर ये अल्फाज बोले फजलुर रहमान ने। ये अल्फाज सुनकर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ज़रा अलर्ट हो जाएं, उनके कानों से धुआं निकल जाएगा। फजलुर रहमान ने शाराए दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के मरकजी दरवाजे से 20 फुट दूर खड़े होकर यह ऐलान किया कि अब हम यहां पर आ गए हैं, हमारे पास अंसारुल इस्लाम तंजीम के कारकुन भी हैं, हम चीफ जस्टिस के इस्तीफे तक वापस नहीं जाएंगे जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते। और फिर उन्होंने ये अल्फाज बोले कि 2-3 जज अगर आइन के लिए कुर्बान भी हो गए तो कोई मसला नहीं है। ये तो सीधी सीधी चीफ जस्टिस साहब को धमकी है कि आप 2-3 लोगों को हम कुर्बान कर देंगे आइन की नाम नहाद बालादस्ती के लिए। अब हाशमी साहब, सुप्रीम कोर्ट भी तो एक इंतहाई मुकद्दस इदारा है। महज़ब मुल्कों में और जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ पे सबसे मुकद्दस इदारा, सबसे काबिल एहतराम इदारा जो है वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट होती है। तो जिस इमारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में, इससे चंद गज के फासले पर सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो हमला किया गया और जत्थे वहां ले जाए गए, इसका भी कोई आज खुद नोटिस होगा? जो बार बार फौज की जानिब से कहा गया कि मुल्क को आगे बढ़ाना है और इंतशार की कैफियत खत्म करने के लिए अफ्रीकैन मुज़ाकरात करें, तो मुल्क तब आगे बढ़ता है जब इलेक्शन होता है। तो इंतशार तब खत्म होता है जब इलेक्शन होता है। जब इलेक्शन होता है तो माशरे से तफरीक खत्म होती है। जो भी पार्टी इलेक्शन जीत के आ गई वो हुकूमत करेगी। तो इलेक्शन तो हो नहीं रहा, जब इलेक्शन नहीं हो रहा तो इंतशार कैसे खत्म होगा? जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे मकबूल लीडर हैं, उनको आइन ने, ये आप कह लें कि आइन के तहत उनका हक था कि 90 दिन के अंदर, उन्होंने जब अपनी असेंबली डिसॉल्व की तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था। अब तो 90 दिन गुजर गए, चीफ जस्टिस साहब भी होम्योपैथिक किस्म के चीफ जस्टिस बन गए। तो अब इमरान खान साहब क्या मुज़ाकरात करें? लेकिन बहरहाल ये एक पॉजिटिव नुक्ता है। इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ जो चाहते थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फोरम से इमरान खान साहब के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई बयान आए, वो बयान सामने नहीं आया और फौजी क़यादत ने शहबाज शरीफ की ये ख्वाहिश पूरी नहीं की। लेकिन इसी एलामिये के एक नुक्ते में ये कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर रेगुलेशन बनाए जाएंगे। हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने जब इसी किस्म की रेगुलेशन बनाने की कोशिश की थी, ये उसका इब्तिदाई मुसवदा तैयार किया था, तो ये नून लीग जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन चली गई थी और ये आज़ादी इज़हार के नाम नेहाद उस वक्त चैंपियन बन गए थे। अब चूंकि इनके ऊपर तनकीद बड़ी होती है, इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बाद 5 दिन तक इन्होंने ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, पूरा इंटरनेट बंद करके रखा। तो इसलिए ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया बंद हो जाए ताकि सोशल मीडिया के ज़रिए जो एक
अवेयरनेस क्रिएट होती है, या आप ये कह लें कि इनकी बैशिंग होती है, इनकी करप्शन के किस्से बार बार दोहराए जाते हैं, तो ये उस सिचुएशन से इस वक्त पीडीएम जो है वो बचना चाहती है। तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये का बाकी पहलू अपनी जगह, लेकिन एक पहलू जो पॉजिटिव है वो मुज़ाकरात के हवाले से है, और इस पूरी सिचुएशन में फ़ौज हमेशा बैकग्राउंड में रहकर मुज़ाकरात के अमल की, आप ये कह लें कि हौसला अफजाई भी करती है। राय साहब, ज़मान पाक से खबर ये आई कि एक इंतहाई अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है खान साहब से। ये अहम शख्सियत कौन थी और क्या पैगाम लेकर आई, इसकी कहानी भी आपसे हम सुनेंगे। लेकिन ये जो फवाद चौधरी साहब ने बातें कही, और ये दूसरा मौका राय साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं कि इनको भी गिरफ्तार किया जा सके, बल्कि गिरफ्तारी भी हुई और फिर ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे हैं। अच्छा, कुछ बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इनके हवाले से कर रहे हैं, और जब से मौलवी महमूद साहब जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा, और राय साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ उन साजिशी अनासिर के साथ जो ऑब्वियसली जिनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए उनको तनकीद का निशाना बनाते। लेकिन उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की फ़ौज के साथ खड़े हैं, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन उन्होंने इसे सियासी, अपनी अलहदगी को एक सियासी अलहदगी जो है वो खुद ब खुद बना दिया। अब फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि मेरा ताल्लुक जेलम से और ये ज़िला शहीदों और गाजियों का मस्कन है। हमारे ख़ानदानों और लहू के रिश्ते से ज़्यादा ये मुकद्दम है। 9 मई को कोर कमांडर के घर और जीएच के ऊपर जो वाक़या पेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान और इसकी फ़ौज से है, ज़ाहिर है वो इस पर रंजीदा है और इसका दिल खून के आंसू रो रहा है। तर्जुमान पीटीआई समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे। इन वाक़यात में जो मुलव्विस हो, ताल्लुक पीटीआई से हो या ना हो, इंक्वायरी के बाद उन्हें करार वाकई सज़ा जो है मिलनी चाहिए। जहाँ तक मामला का ताल्लुक है, इसकी अहम वजह यह है कि हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक है। जिसका पाकिस्तान से ताल्लुक है, इसका पाक फ़ौज से ताल्लुक है। पाक फ़ौज से है तो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान है तो सब है। इस नुक्ते नज़र को सामने रखकर हमें अपनी पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए। अगर गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी देने को मैं तैयार हूँ। अच्छा, इसके 3 एमपीओ के तहत उन्हें गिरफ्तार भी इससे पहले भी करने की कोशिश जो है की गई, लेकिन हमने वो विजुअल्स देखे जब वो दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे थे। राय साहब, ये तो हालात हैं। इसके अलावा शहरियार अफरीदी और उनकी अहलिया को भी अडयाला जेल मुंतकिल किया गया है। शीरी मिजारी की जो बेल थी, उनको रिहाई का हुक्म आया, बेटी पहुंचती हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया, नामालूम मकाम पर उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। आपको लगता है ना ऐसा कि मजीद लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे, मजीद बयानात आएंगे और नुक्ता ये बनाया जाएगा कि लाहौर में जो कुछ हुआ और जो कुछ जीएचक्यू में हुआ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारी जमात नहीं है और हम इससे अलहदगी का ऐलान करते हैं। और फिर इसमें राय साहब एक बात ये भी इम्पोर्टेंट है कि तौहीने इलेक्शन कमीशन में खान साहब को नोटिस कर दिए गए हैं और 23 मई के लिए, और फिर जो 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल है इसमें भी 18 मई को तलब जो है वो कर लिया गया है। जी राय साहब। देखिए आशफी साहब, एक तो मुज़ाकरात के मुतल्लिक फ़ौज ने बात की, इंतशार रोकने के लिए, जो बड़ा एक पॉजिटिव आप कह सकते हैं कि जेस्चर आया है। लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकरात किसके ज़रिए होंगे, कौन करेगा मुज़ाकरात? पूरी पीटीआई की मुज़ाकराती टीम को तो अंदर किया हुआ है। पूरी पीटीआई की जो मुज़ाकराती टीम है वो तो इस वक्त गिरफ्तार है। तो मुज़ाकरात किस तरह से होंगे, कैसे मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े लीडर को ऑन बोर्ड लिया जाएगा? ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर अगर आपने इंतशार ख़त्म करवाना है तो मुल्क के अंदर इंतशार ख़त्म करवाना है तो सबसे बड़ी पार्टी को ऑन बोर्ड ना लें, जिसका हक है कि उसको इलेक्शन मिले, और पूरी दुनिया के अंदर बर वक्त इलेक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर इलेक्शन भी बर वक्त नहीं हो रहे, उसके ऊपर जो एहतजाज हो रहा है, ऑब्वियसली जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस लाहौर, ये मनाजिर देखने को नहीं मिलने चाहिए थे। लेकिन जब आपको आइन के तहत इलेक्शन नहीं मिलेंगे तो आपको एहतजाज तो करना पड़ेगा। एहतजाज तो पूरी दुनिया की सियासी जमातें, जब आइन की खिलाफ वर्जी की जाती है, अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, तो सियासी जमातें एहतजाज तो करती हैं। अब आशमी साहब, दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि एक अहम शख्सियत जाकर मिली इमरान खान साहब से। अब इस अहम शख्सियत यानी अकील करीम डैडी जो हैं, इनके मुतल्लिक ये आम तासुर है कि ये जीएचक्यू के बहुत करीब हैं। ये जनरल बाजवा के साथ इनकी 3-4 तस्वीरें भी वायरल हुई थी।
ये उस वक्त जनाब बाजवा के करीब समझे जाते थे। जनाब बाजवा से इनकी मुलाकातें होती रहीं, कुछ इनका पर्सनल एजेंडा भी होगा, शायद उसके ऊपर भी मुलाकातें हुई हों, लेकिन बहरहाल ये GHQ के बहुत करीबी समझे जाते हैं और बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है। अब इस सिचुएशन में जब ये तासुर है कि ये PDM की सरकार, इमरान खान साहब की हुकूमत, इमरान खान साहब की पार्टी और इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता मुकम्मल तौर पर कुचलना चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट को और फौज को इस्तेमाल करना चाहती है ताकि फौज का कंधा इस्तेमाल किया जाए और फिर वो फौज के जरिए इमरान खान साहब की सरगर्मियों को महदूद किया जाए। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें अकील करीम ढेडी का जाना और इमरान खान साहब का उससे पहले ये बयान देना कि मैं रेंजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा कि इन्होंने मुझे नैब के हाथे से कैसे गिरफ्तार किया। इमरान खान साहब के मुतल्लिक कुछ लोगों ने कहा कि डील कर ली तब उनकी रिहाई हुई। इमरान खान साहब ने रिहाई के फ़ौरन बाद जो एक एड्रेस किया कौम से, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर एजेंसियों की सियासत में मुलव्वस की होने की बात की और फिर उन्होंने पूरे तरीके से इस पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन भी किया। तो अब इसी पूरी सिचुएशन में हाशमी साहब, इमरान खान साहब तैयार है मुज़ाकरात के लिए। वो कहते हैं कि ठीक है, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मैं खुद इसमें नहीं बैठूंगा मुज़ाकरात में, मैं खुद NRO जो है वो इनको नहीं दे सकता, लेकिन मेरे साथ जो है यानी मेरी जो B टीम है वो लोग इनके साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अकील करीम ढेडी की खबर बड़ी अहम इसलिए है कि इससे पहले GHQ के लिए और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जितने क्रिटिकल मामलात रहे हैं, जहाँ पर रियासती मफादात को मद्देनजर रख के इस्टेब्लिशमेंट सियासी मामलात के अंदर कूदी है और ये बताया गया कि इस वक्त रियासती मफादात के लिए इस्टेब्लिशमेंट इंटरवीन कर रही है। मिसाल के तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का जो इशू चल रहा था तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त, तो उस वक्त बैकग्राउंड में फ़ौज काम कर रही थी उस धरने को और उस इंतशार को डिफ्यूज़ करने के लिए। उस वक्त एक आप ये कह लें कि फार्मूला बनाया जा रहा था और उस वक्त अकील ढेडी जो हैं ये उस वक्त भी बड़े एक्टिव थे। इसी तरह सिलानी नेटवर्क के जो सरबराह हैं वो भी बड़े एक्टिव थे। इसी तरह उस वक्त मौलाना तारिक जमील भी बड़े एक्टिव थे। इनकी मुलाकातें हुई, उलमाए मशाइख की मुलाकातें हुई जनाब बाजवा के साथ। तो अब अगर अकील करीम ढेडी एक ऐसी सूरत हाल में, जब ये पता है कि ये हुकूमत इस वक्त अपोजिशन को क्रश कर रही है मुकम्मल तौर पर, उसके बावजूद वो इमरान खान साहब से मिलने गए हैं, तो इस वजह से ये तासुर बना है कि वो प्रॉबली मैं कह रहा हूँ कि वो कोई इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेके गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट के पैगाम किस तरह के हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वार्निंग नुमा पैगाम हो सकता है, ये वार्निंग के देख लें हमने आपके लोगों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ लोग जो हैं वो तोते की तरह आपके खिलाफ बातें भी कर रहे हैं और अगर आप रेजिस्टेंस करेंगे तो फिर इलेक्शन जो है वो उसमें डिले भी हो सकता है। दूसरा पैगाम ये हो सकता है कि हम बर वक्त इलेक्शन कराएंगे लेकिन आप अपनी टोन को माइल्ड कर लें और ये जो आप इस वक्त कहते हैं कि मुझ पर हमले में ISI के एक ऑफिसर शामिल थे, उनका नाम लेना बंद कर दें। तो इस तरह के ऑप्शन भी, यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी सियासी जमात का लीडर हो जो सबसे मकबूल हो, तो उस तक किसी तरह पोलाइट वे में इस तरह के ऑप्शन जो है वो पहुंचाए जाते हैं। लेकिन क्या इमरान खान साहब के लिए अकील करीम ढेडी की जानिब से मुबैना तौर पर जो भेजा गया मैसेज है ये कबूल करना तैयार होंगे? वो इसको कबूल करने के लिए इस पर रजामंद होंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉलिटिकल सेंस जो है वो अब बड़ी तेज़ है। इससे पहले भी हमने देखा कि मुख्तलिफ मरासलों, मुख्तलिफ खतूत के इमरान खान साहब ने बड़े एक्सप्लेन किया कि इन खतूत को, मरासलों को भेजने का मकसद क्या था। तो ये अकील करीम ढेडी बहरहाल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है कि इमरान खान साहब के साथ भी अच्छा ताल्लुक, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छा ताल्लुक। तो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो एक इख्तलाफात की तासुर एक बना हुआ है, वो तासुर अगर दूर हो जाए तो ये तो ज़रा ज़बरदस्त बात होगी। राय साहब, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात, ये उनका दावा है, शवाहिद सामने आ चुके, हमलावरों ने ज़मान पाक में तरबियत हासिल की है। और उन्होंने ये भी कहा कि जिनाह हाउस में दाखिल होने वाले अफराद की शनाख्त हो गई है। 50 से 100 अफराद का तरबियत याफ्ता गिरोह था। मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करने से पहले ख़वातीन का गिरोह हालात देखने जाता था। तनसीबात पर आग लगाने वाले अफराद ट्रेस हो चुके हैं। मियांवाली समेत मुख्तलिफ शहरों में सरकारी और दिफाई तनसीबात पर हमलों में अफगान शहरी भी मुलविस हैं। तनसीबात पर हमला करने वाले लोगों को अब नताइज जो हैं भुगतना पड़ेंगे। किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा जाएगा।
और उन्होंने दावा भी किया है कि हमलावर कहाँ तरबियत लेते रहे। अच्छा, इस पे भी मैं चाहूँगा कि हम बात भी करें और आइंदा भी हम बात करेंगे कि ये शवाहिद किस किस्म के हैं। लेकिन राय साहब, जो मरियम ने कहा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और फिर जो सीन्स हमने हाई कोर्ट से देखे, क्योंकि फवाद चौधरी की हम बात कर रहे थे, एक रिएक्शन उन्होंने दिया ट्वीट के अंदर कि सियासी रहनुमा और कारकुनान घबराते नहीं और सियासी रहनुमा नजरिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं और हौसले से कैदोबंद का सामना करते हैं। सियासी रहनुमा बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, कुर्बानी देते हैं, नाकाबिल तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। पहली मरतबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर प्लस्तर चढ़ाए। इनकलाबी जमात ने सर पर बाल्टियां रखी, व्हील चेयर पर बैठ जाने की नई तारीख रकम की। हस्पतालों इनकलाबी जमात ने हस्पतालों, कोर्ट रूम और बाथरूम में छुपने और जूतियां छोड़कर दौड़ने की नई तारीख जो है रकम कर दी। अच्छा, फिर एक और उन्होंने बात की, ये चीफ जस्टिस, ये तो नहीं कहा कि लंदन भाग जाते हैं, नहीं वो तो जेल से। राय साहब, ये तो गुनाह कबीरा है पाकिस्तान में ऐसी बातें करना। हकाइक पे बात करने पर तो बड़ी सख्ती है और बड़े आपको कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। आप मरियम के बारे में इस तरह सोच कैसे सकते हैं? मरियम ने फिर एक और भी बात की है, वो ये कहती है कि डाके मारने वाले कितने मुजरिमों को आप गुड टू सी यू कहते हैं। मरियम ने चीफ जस्टिस से सवाल किया है और फिर वो ये भी कहती हैं कि हर एक को रजिस्ट्रार से फ़ोन कराकर मर्सिडीज़ भी मंगवा कर रुखसत करते हैं। हर एक को जेल से रेस्ट हाउस भी शिफ्ट करते हैं। सब पर इसी तरह रिमांड में जमानतों की बरसात करते हैं। सबको कहते हैं 10 फैमिली मेम्बर्स को बुलाएं, गप्पे लगाएं और फिर आप सो जाएं। राजा, तो इस पे कोई बुरी बात तो नहीं है, हर एक के राइट्स होते हैं और अगर चीफ जस्टिस और आइन और कानून के मुताबिक बाकायदा किसी के राइट्स को की अगर बात कर रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है। और चीफ जस्टिस ने इसकी ना एक वजाहत भी दे दी है कि मैं तो हर एक को, मतलब मेरी इस बात को तनकीद का निशाना बनाया गया, मैं तो हर एक को इसी तरह मिलता हूँ, हर एक को एहतराम देता हूँ, अदब और अखलाक से सबके लिए मैं रिमार्क्स जो मेरे हमेशा यही होते हैं और आपको इसी तरह जो है वो पेश आना चाहिए, यानी आपको देखकर खुशी हुई तो राय साहब कोई बुरी बात है? मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्योंकि याद है मैंने जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, एक बहुत ही ऐसे जज गुजरे हैं जो कहीं भी बैठकर ना अदालत लगा लिया करते थे और बड़ी उनके किस्से कहानियां जो है मशहूर हैं। तो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की अदालत में तो पुलिस के अफसरान हों, उनकी मैंने खुद पेटियां उतरते हुए देखी हैं, या फिर कोई अफसर उनके हाथ चढ़ जाए तो जजेस को क्या ऐसा ही रवैया रखना चाहिए या फिर उमर अता बंदयाल भी कोई होना चाहिए ना? बल्कि यहाँ पर तो आसिफ सईद खोसा जो जज उनकी, जो वकील उनके सामने पेश होते थे, उन्हें बकायदा वहां पर एजुकेशन शुरू कर देते थे कि बेटा जाओ, जाकर लाइब्रेरी में फलां रेफरेंस निकाल कर लाओ। उन्हें मालूम होता था कि वो केस सही है और लेकिन रेफरेंसेस गलत दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो जजेस के अपने पे रंग हैं। मरियम को अगर नहीं पसंद तो फिर मरियम जो है वो जस्टिस काजी फायद ईसा की अदालत में पेश हो जाए, मैं तो यही कह सकता हूँ। और यही आप देखेंगे कि कुछ महीनों की बात है। लेकिन मरियम तो इन्हीं अदालतों से सजा याफ्ता भी है ना। ये भी सितम ज़रीफ़ी है कि मरियम जिस अदालत से सजा याफ्ता है उसी अदालत के सामने खड़े होकर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ तकरीरें करती थी। सुप्रीम कोर्ट से भी एक तरह से इनडायरेक्टली वो सजा याफ्ता थी। सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ उन्होंने तकरीरें की। चीफ जस्टिस साहब को बदयानत जज का ये कहा कि आपका तराजू ठीक नहीं है। और ये वही मरियम नवाज है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में जब इलेक्शन आ रहे तो ये ट्वीट किया कि आज़ाद कश्मीर में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बगावत हो गई है, यानी एक झूठा ट्वीट किया और इंडियन मीडिया को उस ट्वीट को एक्सप्लॉइट करने का मौका दिया। तो ये मरियम नवाज बहरहाल जब लेक्चर देती हैं तो ये इमरान खान साहब के 12वें खिलाड़ी के तौर पर ही काम करती हैं। चीफ जस्टिस साहब को और उनकी हर रिमार्क्स को ये मनफी तरीके से कोट करती हैं, उसको रीट्वीट करती हैं, और या आप ये कह लें कि अपने सोशल मीडिया सेल के किसी शख्स के ज़रिए ट्वीट करवा के उसको जानबूझ के रीट्वीट करती हैं ताकि ये जो पूरा नैरेटिव है वो आगे बढ़े। इसके ऊपर आशफी साहब सबसे अहम बात यह है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ नारे लगे, ख़ास तौर पर इस तरह के नारे जिसमें मैंने बताया कि बड़े नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, तो क्या चीफ जस्टिस साहब और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जज साहबान
क्या कोई एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ताकि आइंदा किसी को जरूरत ना हो यहाँ पे जत्थे लेके आने की, क्योंकि यहाँ पर तो इनको जान बचाने के लिए पिछले गेट से निकलना पड़ा जज साहिबान को। ये जत्थे अगर दाखिल हो जाते, आप इमेजिन करें कि डंडा बरदार जत्थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते, तो वहां पर ये तीनों जज साहिबान, इन्होंने तो बचना नहीं था। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो चाहते हैं कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाए और किसी तरीके से हमें इलेक्शन ना करवाना पड़े। तो ये इनके काफ़ी ट्रैप्स भी हैं, इन ट्रैप्स से बचना होगा। ये ट्रैप्स बिछा रहे हैं इमरान खान साहब के लिए। इमरान खान साहब का फोकस ज़ाहिर है कि यही होगा और होना भी ये चाहिए कि किसी तरीके से अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखते हुए वो इलेक्शन की तारीख तक पहुंच जाए, वरना ये किसी भी पार्टी के अंदर जो थोड़े कमज़ोर दिल MNAs होते हैं, MPAs होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर बड़ी जल्दी अपडेट करना शुरू कर देते हैं। अब तक तो तहरीक इंसाफ काफ़ी साबित कदम रही है, कोई बड़ा रहनुमा जो है तहरीक इंसाफ से अलग नहीं हुआ, लेकिन अब इसी वजह से तहरीक इंसाफ के खिलाफ ज़्यादा ज़ोरदार क्रैकडाउन का फैसला भी किया गया है। बिल्कुल आपने ठीक करा है साहब, साबित कदमी की ज़रूरत है। व्यूअर्स, ये शो था आज का दो टोक। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।